वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हुआ। पीपल्स पार्टी के एडवोकेट अमजद हुसैन साहब बिला मुकाबला वजीर आला, इमरान नदीम बिला मुकाबला स्पीकर और नून लीग के किफ़ायतुर रहमान बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। नौमुंतखब स्पीकर इमरान नदीम साहब ने अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार नून लीग के हाफिज हफीजुर रहमान साहब को डिक्लेयर किया। नौमुंतखब आला अमजद हुसैन साहब का सियासी सफर पार्टी तंजीम से शुरू होकर अपोजिशन की क़यादत और फिर वज़ारत आला तक पहुंचा। नौमुंतखब वज़ीर आला ने अपने सियासी सफर का आगाज़ 2009 में पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान की तंजीमी सियासत से किया और 2015 में पार्टी के सूबाई सदर मुंतखब हुए। 2020 के गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में उन्होंने गिलगित और नगर की 2 नशस्तों से कामयाबी हासिल की और बादज़ां गिलगित नशस्त को बरकरार रखा। उसी साल वज़ारत आला के उम्मीदवार बने, ताहम कामयाब ना हो सके और कायदे हस्ब इख्तिलाफ मुंतखब हुए और 2026 के इंतखाबात में गिलगित से कामयाबी हासिल की और वजीर आला मुंतखब होने में कामयाब रहे। अलबत्ता अब तक की डेवलपमेंट जाहिर करती है कि यहाँ भी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी वाला फॉर्मूला दोहराया जा रहा है। नून लीग ने वजीर आला के इंतखाब में अपना उम्मीदवार खड़ा ना करके हुकूमत बनाने के लिए हिमायत तो पीपल्स पार्टी की लेकिन वो बैठेगी ऑपोजिशन में। आज जब हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर था तो ये खबरें गर्दिश करने लगी कि IPP ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने का फैसला किया है। ताहम फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने IPP के सदर अब्दुल अलीम खान साहब से टेलीफोनिक राब्ता करके उनको हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, जिसे उन्होंने कबूल किया और वजीर आला का बिला मुकाबला इंतखाब फिर मुमकिन हो सका। और नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं नौमुंतखब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जनाब अमजद हुसैन साहब। अमजद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये भी पहली दफा देखा जा रहा है सर, डिप्टी स्पीकर नून लीग के, अपोजिशन लीडर नून लीग के, और इस वक्त हुकूमत में जो है वो आप होंगे। एक ऑलरेडी एक तासुर बन गया कि आपके लिए बहुत ज्यादा ऑपोजिशन की तरफ से एक टफ टाइम नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अलीना मैडम। मतलब ये चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफा हो रहा है कि एक ट्रांजिशन हो गई। वो ट्रांजिशन में फ्रेम भी ऐसा बनाया गया कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चूंकि मतलब मल्टी पार्टीज का मैंडेट है, मुस्लिम लीग नून का भी मैंडेट है, पीपल्स पार्टी का भी है, दीगर जमातें भी हैं। तो ये चूंकि गिलगित बल्तिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री बहुत कम है, छोटी है, इसको बड़े मेच्योर तरीके से आगे ले जाने के लिए किया गया कि डिप्टी स्पीकर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास इसलिए रखा गया कि चूंकि असेंबली की एंटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसके अंदर हो सकता है कि अपोजिशन के लोग भी ट्रेजरी में से भी जा सकते हैं, अपोजिशन से भी जा सकते हैं। तो असेंबली को हेड करने के लिए अपोजिशन से भी कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर आ सकता है। तो ये कोई इस तरह की कदगन नहीं है लीगली। तो ये एक फ्रेम बनाया गया है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और नून की लीडरशिप के दरमियान। इसको हमने गिलगित बल्तिस्तान में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो बहरहाल ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि यूनानिमसली अनअपोज्ड सिचुएशन आ गई। तो इसका फायदा ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हॉस्टाइल नहीं होते हैं। मेच्योर पॉलिटिक्स की बुनियाद पड़ती है, सियासत मेच्योर होती है। तो तमाम जमातों को हमने दावत की, तमाम जमातों ने इसमें हिस्सा लिया और यूनानिमसली हो गया। तो इसका फायदा ये होता है कि तमाम जमातों का स्टेक रहता है। क्योंकि हमारे सामने गिलगित बल्तिस्तान की इशूज की प्रायोरिटी है, मतलब मसाइल बहुत ज्यादा हैं गिलगित बल्तिस्तान के। तो हम ये समझते हैं कि तमाम जमातें मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को हल करें, यहाँ के लोगों के इशूज को हल करें, यहाँ के मतलब जो तरीना लीगल कॉम्प्लिकेटेड किस्म के इशूज हैं उनको हल करें, रिफॉर्म्स करें और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सहूलियात मुयसर हों और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जिंदगी में आसानियाँ पैदा हों। अमजद साहब, इसी हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की आपको क्या हिदायत हैं? एक प्रायोरिटीज़ को जहां पर आप अपनी तरजीहात मेंशन ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एक दरीना मुतालबा जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के हवाले से रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद के लिए आप किस हद तक मुतहरिक नजर आएंगे? नहीं, आप देखें कि मतलब अमूमन तो मतलब लीडर सिलेक्शन से पहले दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन के बाद कौमी असेंबली के अंदर तकरीर की है और जो इलेक्शन के बाद की जो तकरीर की है उसने पूरा खाका बयान किया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की क्या गलती है कि वो पिछले 70 साल से इस बात का इंतजार करें कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी हो और स्टेटस को के ऊपर क्यों रखा गया। तो ये तो मतलब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर से इंटीग्रेशन की एक मूवमेंट है। तो ये तो यूनिक मूवमेंट है। तो उसी को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन के बाद कौमी असेंबली में बजट स्पीच के ऊपर एक एक चीज को हाईलाइट किया
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے مقدمے کو ریکگنیشن ملی ہے ان دا پارلیمنٹ آف پاکستان. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشنل انکیڈرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے, اور گلگت بلتستان کے لوگوں کا جو حق ہے پاکستان کے پارلیمنٹ میں نمائندگی کا, تو وہ اسٹرگل کریں. یہ کوئی نئی جدوجہد نہیں ہے علینا. ذوالفقار علی بھٹو سے یہ شروع ہوئی. بھٹو صاحب نے اپنے دور میں شروع کیا, بی بی صاحبہ آئی, اس نے اس کو پروگریس کیا. پھر جا کے زرداری صاحب پریزیڈنٹ بنے, اس نے انتظامی صوبہ دیے. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اس کو ہیڈ کیا تو ہم نے گلگت بلتستان میں حق ملکیت دے دی ہے. ہم نے لینڈ ریفارم کی ہے, اس کی قیادت میں کیا ہے. ہم نے 5 سیٹوں سے گلگت بلتستان میں لینڈ ریفارم کیے ہے. ہم نے حق ملکیت کا ایک پورشن ہم نے امپلیمنٹ کیے. اب حق حاکمیت کا جو ایجنڈا ہے, جو رہتا ہے, اس کے لیے لامالا گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مرکز میں پیپلز پارٹی اتحاد میں ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ایشو کو بھی مرکز میں ٹیک اپ کرے, پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ٹیک اپ کرے, اور حق حاکمیت کا جو قضیہ ہے اس کا جلدی سے حل نکالیں اور گلگت بلتستان کی عوام کو خوشخبری دیں. رائٹ. امجد صاحب, میں یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی آپ کی کابینہ میں اب جو چہرے نظر آئیں گے اس حوالے سے بھی ضرور کچھ عوام کے ساتھ شیئر کریے. آئی پی پی نے آج بہت زیادہ ایک بھرپور قسم کا دباؤ ڈالا آپ کی جماعت پر, اور بلاول بھٹو صاحب کو, پھر علیم خان صاحب کو ایک ٹیلی فونک رابطہ کر کے حکومت میں شمولیت کی جو ہے وہ باقاعدہ دعوت دینی پڑی, ورنہ تو وہ اپنے امیدوار لے کر آ رہے تھے اسپیکر کے لیے, ڈپٹی اسپیکر کے لیے, وزیر اعلیٰ کے لیے. سو آئی پی پی کی طرف سے اب بھی زور ہے کیبنٹ کی فارمیشن سے متعلق, اور کتنی منسٹریز کے حوالے سے اب آپ سوچ بچار کر رہے ہو آئی پی پی کو دینے کے حوالے سے؟ اصل میں وہ بھی پڑھے لکھے لڑکے ہیں, نئے لوگ ہیں, بالکل فریش مینڈیٹ میں ہیں, مطلب ٹیلنٹڈ ہیں. ہاں, ان کا کسی جماعت میں ہونے کی بنیاد پہ یا مطلب انڈیپینڈنٹ جیتنے کی بنیاد پہ ان کی کنسٹیچوئنسیز کو پیچھے تو نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا. ہمارا ان کے ساتھ بہت پہلے سے یہ بات طے ہوئی تھی. علیم خان صاحب کا کی لٹل بٹ چھوٹی سی ایک ریزرویشن تھی, اور اس کسی حد تک اس کا بھی جواز تھا. تو اس کے لیے چیئرمین صاحب نے کال کیا, تو یہ چھوٹا سا ایشو تھا, حل ہو گیا. تو میں دونوں لیڈرشپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن امجد صاحب آپ کے لیے ایسا نہیں تھا. جی 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 جی. سو ابھی کیبنٹ میں آپ کو وہ چہرے نظر آئیں گے, البتہ آپ نے جس طرح سے کہا نئے لوگ ہیں, لیکن وہ آپ کی کیبنٹ میں ان کو شامل کیا جائے گا؟ لامحالہ ایک ریشو کے حساب سے ان کے ساتھ ہم چلنا چاہیں گے کہ ان کا اپنا ایک ریشو ہے اسمبلی میں, اس ریشو کے حساب سے ان کے پاس بھی اچھی ٹیم ہے, تو ہم کسی نہ کسی کو اس کے اندر ایڈجسٹ کریں اور اس کو لے کے چلیں. تو وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. وزارتوں کے حد تک چیئرمین صاحب کا ٹیک پہلے سے تھا کہ اس نے انکار نہیں کیا تھا, لیکن اسپیکرشپ کا جو پوزیشن مانگی گئی تھی اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی ریزرویشن شروع دن سے تھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ایوان چلانے کے لیے اس کا اپنا اسپیکر کی ضرورت تھی. تو ہم اپنا اسپیکر جب تک نہ لاتے ہم ایوان کیسے چلاتے. تو ہمارے بھائیوں کی طرف سے جو ڈیمانڈ تھی اسپیکرشپ کے عہدے کی, اس کی حد تک ہم نے آپس میں ڈسکس ضرور کیا تھا. تو اس پہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں, ان لوگوں نے اس بات سے اپنے اس پوائنٹ کو بیک اپ کیے. پر امجد صاحب آخر میں جاتے جاتے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کے لیے کیا یہ اچنبے کی بات تھی, ایک سرپرائز تھا کہ آئی پی پی جس کو الیکشنز میں لوگوں نے ووٹ نہیں دیا, وہ آزاد امیدوار اچانک سے آئی پی پی میں شامل ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جس آئی پی پی کے سربراہ کے حوالے سے ندیم افضل چند صاحب آپ کی قیادت کی جانب سے براہ راست وہ الیکشن مہم میں الزامات بھی عائد کیے گئے کہ ان کی وہاں پر وزراء کی موجودگی, اس کے بعد فارم 45 سے متعلق جو آپ لوگ کے تحفظات تھے, اس کے بعد یہ جو ایک حکومت کا ایک حصہ سینٹر میں تو ہم چوچو کا ایک مربع دیکھتے ہیں, لیکن گلگت بلتستان میں یہ فارمولا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں عوام میں بھی اس حوالے سے ڈینٹ ضرور پہنچے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی ایشو ہوگا, چونکہ مسلم لیگ نون کے لیے پہلے سے یہ باتیں ہوئی کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی. چونکہ کشمیر کا تنازع جو ایشو تھا اس بنیاد پہ ایک سینسیبل اپوزیشن کو, مطلب ایک پارٹی کو اپوزیشن میں رکھنا تھا, تو مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر قربانی بھی دی, اور مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست جو تھے وہ اپوزیشن میں چلے گئے. تو اس صورتحال میں پھر حکومت کا نظام بھی چلانا ہے. تو اس پورے صورتحال میں آگے بڑھنے کے لیے, نظام چلانے کے لیے, لوگوں کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے یہ کوئی مطلب اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں تھا. یہ مطلب وزارتوں والا معاملہ جو ہے وہ بہت پہلے طے ہوا تھا شروع دن سے, لیکن چونکہ کنفیوژن کسی اور ایشو پہ تھی جس کی وجہ سے یہ اتنا مطلب ایک لنک ران ہو گیا, ادروائز کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا یہ.
राइट बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। मैं गिलगित बल्तिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी फ़हीम अख्तर साहब। फ़हीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फ़हीम साहब बताइएगा आज का दिन किस हद तक एक हैपनिंग नज़र आया गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के तनाजुर में, कि जहां आज अब से कुछ देर पहले स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली इमरान नदीम साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के सदर और जो साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान है हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, उनकी ऑपोजिशन जो लीडर के तौर पे जो उनका इंतखाब है वो भी डिक्लेयर कर दिया है बाकायदा। सो अब नून लीग ऑपोजिशन में होगी, पीपल्स पार्टी आईपीपी के साथ हुकूमत करेगी, और ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के भी तासुरात के हवाले से बताइएगा आज क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि जो फॉर्मेशन हो गई थी उसके अंदर बहुत ही ताखीर का शिकार हो गया था, और असेंबली का जो अरकान है उनकी नोटिफिकेशन भी नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारा जो वक्त है वो तो इसी पे गुजर गया था। 7 तारीख को जीबी असेंबली के इंतखाबात हुए थे, और अब जाके उसका पहला इजलास जो है वो आज मुनक्किद हुआ है। हालांकि इसको इतवार के रोज बुलाया गया था, ताहम जो फॉर्मेशन के लिए कंसेंसस जो डेवलप करना चाह रहे थे वो डेवलप नहीं हो पा रहे थे। इसी बुनियाद पे इतवार के दिन भी इसको दोबारा मुलतवी करके आज के दिन इसको तलब कर लिया गया, और जो इजलास जारी था उससे थोड़ी देर कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जो एक ताखीर का शिकार था या मामला इल्तवा का शिकार था, उसमें ब्रेक थ्रू आ गया, और दोनों पार्टियों के जो सदूर है या चेयरमैन है उन्होंने आपस में राब्ता करके बिलावल भुट्टो साहब और अलीम खान साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, सो आप कह रहे हैं उसने ही वो गेम चेंजर साबित हुई वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। अब बुनियादी तौर पे आप देखें तो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन है इसको एक स्केल के तौर पे लेकर देखा जा रहा था पूरे पाकिस्तान के लिए, तो आपको इस बात से अंदाजा हो रहा होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में 100% हिमायत वाली हुकूमत ही कायम करने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर अपोजिशन में बैठना था तो वो पीपल्स पार्टी की हिमायत किए बगैर भी अपोजिशन में रह सकती थी, और अपने जो उम्मीदवार हैं वो वज़ीर आला के लिए या स्पीकर के लिए वो लेके आ भी सकते थे। लेकिन उन्होंने डिप्टी स्पीकर का जो ओहदा है वो उन्होंने कबूल कर लिया, और उसके लिए फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान ने अपने उम्मीदवार सामने नहीं लाया, जिसकी बुनियाद पे जो तासुर है वो ये है कि जो तमाम हुकूमती बड़ी पार्टियां हैं वो सारी के सारे मिल बैठ के इस वक्त जीबी में हुकूमत कर रहे हैं। अपोजिशन भी बड़ी हद तक फ्रेंडली इसलिए जाहिर बात है नजर आएगी कि अपोजिशन ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए इनका साथ दिया, और अपना तो जो उम्मीदवार है वो उन्होंने खड़ा ही नहीं कर दिया। तो जीबी असेंबली में अगर इस वक्त की जो सूरत हाल है जहां पे 30 अरकान ने आज हलफ लिया है, उनमें से मेरे ख्याल में सिर्फ दो अरकान असेंबली ऐसे हैं जो शायद ही मुस्तकबिल में या आने वाले दिनों में अपोजिशन का किरदार अदा कर सकेंगे। एक काजिम मेसम है जो MWM से जीते हैं, और दूसरा सुहेल अब्बास साहब है जो तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता है। तो रिमेनिंग जो भी है वो सारे के सारे फ्रेंडली ऑपोजिशन करेंगे, स्पीकर के इंतखाब में सबके जो अहम ओहदे हैं उन सब के इंतखाब में उनका जो फैसला था वो मुश्तरका और मुत्तफिका। आपने कहा ऑपोजिशन जो है वो फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करेगी, सो अवाम भी यही समझते हैं। देखिए आज की जो अपोजिशन है या हुकूमत है आमना सामना जिनको आप देखना चाह रहे हैं या होना चाहिए उनको, वो आज से थोड़े सा एक जो टाइम कबल पीडीएम की शक्ल में ये दोनों एक बार फिर मुश्तरका और मुत्तफिका एक प्लेटफॉर्म से सामने आ चुके थे। तो इनके लिए मेरे ख्याल से कोई नई बात नहीं है कि वो दोनों मिल के काम कर सके या मिल के आगे बढ़ा सके। लेकिन बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का जो वोटर है वो हमेशा अपने वोट देने पे परेशानी का शिकार नहीं होता है। प्री पोल मैनेजमेंट और पोस्ट पोल मैनेजमेंट पे हमेशा इसी तरीके की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरीके से फिर हुकूमत की जो फॉर्मेशन होती है आजाद उम्मीदवारों के साथ, पिछले मुसलसल तीसरी बार जो हुकूमत बन रही है इसमें आजाद उम्मीदवारों की बुनियाद पे या उनके सहारे पे ये हुकूमत कायम की गई है। तो अवाम की जो रोल बनता है वो वोट की हद तक बनता है, यहाँ से आगे शायद अवाम इतना ज्यादा इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। राइट। और वहीं आखिरी में ब्रीफली ये बताइएगा इसकी सूरत हाल थी, क्योंकि चंद हल्के बड़ी शदीद कंट्रोवर्सी की जद में रहे, वो प्रोटेस्ट जो है अब वो थम गया है, रोड ब्लॉकेट जो थी वो बहाल हो गई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो GBA 16 है जो चिलास का हल्का है वहां पे एहतिजाज चल रहा है, और मुकम्मल तौर पे एहतिजाज को खत्म भी नहीं किया है। मरहलावार वहां पे रोड भी ब्लॉक करने की सूरत हाल आती है, क्योंकि वहां पे बगैर पोस्टल बैलेट पेपर्स को हिसाब किए प्रोविजनल तौर पे फॉर्म 49 का इजरा किया गया, जिसकी बुनियाद पे जो मेंबर साहब है उन्होंने आज हलफ भी ले लिया और उनका फॉर्म 49 भी
सामने नहीं आया है। Right. तो इस बुनियाद पे एक हलके के अंदर इस वक्त भी एहतजाज और मुजाहरों की सूरत हाल जारी है। बाकी रिमेनिंग जो हलके हैं वहां पे जो 3 हलके रोके गए हैं उनमें से 2 इस वक्त अदालत का इंतजार कर रहे हैं कि वो 2 जुलाई को इस केस को सुनेंगे और उनका जो फैसला हतमी देंगे। जो नतीजा आता है वो सामने रखेंगे। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फहीम अख्तर साहब। और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।